हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन रेशम के बारे में पढ़े थे, उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते थोड़ा रेशम के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने रेशम के कीट के बारे में जाना था, उससे थोड़ा आगे अपन बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि कृत्रिम रेशम और शुद्ध आपको पेज नंबर 30 पर आप देख लीजिए। पेज नंबर 30 पर अगर आप 3.6 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप बुक ओपन करके तो वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। तो किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक धागा लेना है, उन धागे को दोनों को लेना है और देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद उसको क्या है, दोनों धागों को जला के देखना है। तो आप देखेंगे कृत्रिम रेशम का जो धागा है और जो प्राकृतिक रेशम का जो धागा, उसके जलने की जो गंध है वो अलग अलग आएगी। अब सावधानी से ऊन का धागा लेना, रेशम से हट गए, अब ऊन का धागा लेकर उसको जलाने की कोशिश करना है। तो आप देखोगे कि जो ऊन का जो धागा है उसके जलने की जो गंध है वो इसके जैसे कृत्रिम रेशम जैसे आएगी। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है आपको उसमें देखना है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशम के जीवन चक्र, रेशम जो कीट है उसके जीवन चक्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किस प्रकार से रेशम जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र शुरू होता है, वहां से फिर रेशम के फाइबर बनते हैं, धागे बनते हैं, धागे से फिर वस्त्र आ जाता है, वो लास्ट की क्रिया वस्त्र में जाके पूर्ण हो जाती है। ठीक है, पेज नंबर 31 पर क्रियाकलाप 3.7 पर आते हैं हम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चित्र 3.9 जो है पिछला जो टॉपिक है उसमें आप रेशम का जीवन चक्र के बारे में थोड़ा बता रखा था, किस प्रकार से रेशम का मादा कीट रहता है, उसके दूध की पत्तियों में बैठता है, फिर प्यूपा में कोकून में विकसित होता है, कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, प्यूपा में विकसित होता है, अंदर ऊपर खोल लेता है, उसके बाद उसको फिर रेशम के धागे को बनने का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको इन फोटो को लेकर आप स्क्रैप पुस्तिका जो मैंने आपको बताई चुका हूँ, स्क्रैप पुस्तिका में आपको चिपकाना है और हो सके तो इसके अलावा उस ये स्क्रैप पुस्तिका में चित्र को अगर आप न चिपका पाए तो पूरे रेशम कीट के जीवन चक्र को आप अगर वो अपन कॉपी में भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से रेशम कीट का जीवन चक्र होता है। ठीक है, अब अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से रेशम कीट का वो होता है, उसके बाद वो अंत में रेशम के फाइबर को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब कोकून से रेशम तक। ठीक है, अब लास्ट में हम पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कोकून बनता है, कोकून से किस प्रकार से रेशम का फाइबर बनेगा। तो यहाँ पर वही पढ़ लेते हैं कि कोकून से रेशम तक, कोकून से रेशम तक किस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, अब अपने को ये प्रक्रिया जाननी है तो अपने को रेशम की जीवन चक्र, उसके कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि रेशम का जो कीट पालन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व है कि रेशम का जो निर्माण होगा तो मादा कीट से ही होगा, क्योंकि मादा जो रेशम जो कीट होता है वो बहुत सारे अंडे देती है। ठीक है, अब उन अंडों को सावधानी से किसी कपड़े की पट्टी पर, कागज से किसी पेज पर आप रख सकते हैं। ठीक है, और उसको संग्रहित करके आप किसी पालक को, मतलब ये जो रेशम कीट का पालन करता है उसको, फिर किसी किसान को जो इसके बारे में जानकारी रखता है उसको रख दें और उसको उचित ताप पर रखें। ठीक है, उचित ताप पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उचित ताप पर रखेंगे तभी क्या होगा कि आगे बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे अंडों का विकसित होगा और अंडे विकसित होकर लार्वा में बदल जाते हैं। ठीक है, अब अंडों को उपयुक्त ताप पे रख दिया, अब उन अंडों में से क्या हो जाएगा, लार्वा निकल जाएगा। ठीक है, लार्वा जो फर्स्ट स्टेज हो जाती है, अंडे के बाद जो सबसे पहले जो चीज बात करते हैं उसको लार्वा बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब ये किया जाता है कि उनको क्या करते हैं, जब अब ये क्रिया कब की जाती है, उचित तापमान कब देना होता है लार्वा का, जब क्योंकि शहतूत जो पेड़ होता है, शहतूत का पेड़ होता है उसको नई पत्तियां आनी शुरू होती है, क्योंकि उनका विकास शहतूत की पत्तियों को अच्छी तरीके होता है, तो इसलिए ज्यादातर शहतूत की पेड़ की पत्तियों पर कैटरपिलर देखे जा सकते हैं। तो वहाँ पर अपने को इन पत्तियों के ऊपर आ जाती है। अब इन लार्वा जिनको अपन कैटरपिलर बोलते हैं, जिनको रेशम कीट भी कहलाते हैं, एक ही नाम होते हैं, इनको क्या करना है अपने को उन पत्तियों पर रखना है। ठीक है, उन पत्तियों पर रखना, पत्ते एक करना। अब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कैटरपिलर जो होते हैं, कैटरपिलर लार्वा जो रेशम कीट होते हैं, पत्तियों को खा के थोड़े मोटे हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र 3.10 में सी में देख सकते हो कि शहतूत की पत्तियों को खाते समय लार्वा, कैटरपिलर, रेशम कीट तीनों एक ही नाम है, वो खाते खाते वो बहुत मोटे होते, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस में रख देना। उसका जो लार्वा है, जो कैटरपिलर जिसकी बात कर रहे हैं, उसको शहतूत की ताजी कटी पत्तियां वहां से काट पत्तियां ले लेना है और उसको बांस की छोटे बांस की ट्री बनाई होती है, उसको छोटे उसको रख देना है। अब 20 से 25 दिन बाद क्या होता है, ये कैटरपिलर होते हैं, लार्वा जो होते हैं, रेशम कीट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे खाना बंद कर देते हैं। एक लिमिट होती है खाने की, उस खाने को बंद कर देने के बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या करते हैं, कोकून बनाने के लिए बांस की जो एक ट्रे जो उन्होंने बनाई हुई होती है, उसके छोटे छोटे कक्ष उसके अंदर जो बने होते हैं, कक्ष बांस का आपने देखा होगा, बांस के अंदर बाहर निकल वो कक्षों के अंदर क्या करते हैं, कीट अंदर चले जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, कोकून बनने के निर्माण यहाँ से क्रिया शुरू होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस ट्रे में बांस की जो ट्रे है, कुछ भी ट्रे का, उसमें हल्की से अपने को टहनी रख देनी है,
बारीक टहनी जैसे रख उसके उस टहनी को उसके अंदर रख देना है, ठीक है, जिससे कोकून अब जुड़ना, यहाँ से कोकून बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कोकून बनते हैं और कैटरपिलर जो रेशम की कोकून बनाने का निर्माण करते हैं, जिससे मैंने आपको क्रिया बताई थी किस प्रकार से वो इंग्लिश में एड का निर्माण करते हैं। ये सीखा होता है जो कीट अंदर जो होता है वो क्या करता है, कोकून बनने का निर्माण करता है, और यही सीखा होता है रेशम के जो धागे का निर्माण। अरे पूरा इससे क्या होता है, ये पूरा डच जाता है और धीरे धीरे इसके अंदर प्यूपा विकसित होता है, और यही सीखा होता है रेशम का निर्माण होता है। अब रेशम का संसाधन है, अब यहाँ से रेशम किस प्रकार से निकाली जाएगी, ठीक है। अब रेशम और फाइबर को प्राप्त करने के लिए जो कोकून बन गए, इनको इनकी बड़ी बड़ी ढेर है, जैसे रेशम की बड़े बड़े आपके कोकून बन गए, इन कोकूनों को इकट्ठा करके क्या करना है अपने को, व्यस्क में विकसित होने तक, व्यस्क मतलब जहाँ तक रेशम के धागे इसके अंदर बन नहीं जाए वहाँ तक विकसित होने तक इसको क्या करना है अपने को, थोड़ी धूप में रखना है, या फिर इसको भाप देना है, या फिर इसको उबालना है, पानी में आप इसको उबाल भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, जो रेशम के जो फाइबर है वो इन रेशम की कीट से अलग हो जाएंगे, ये फाइबर तो आपका अलग निकल जाएगा, रेशम का कीट जिसका होगा अलग निकल जाए। अब रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया होती है, रेशम के जो फाइबर होते हैं उनमें कोकून से जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसको रेशम का निर्माण जो धागे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशम की रीलिंग। रेशम की रीलिंग बुक में लिखा हुआ है, रेशम की रीलिंग मतलब इनमें से क्या कर रहे हैं, इस कीट को अलग कर रहे हैं, इस कोकून को अलग निकाल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रेशम की रीलिंग कहलाएगी। अब रीलिंग क्या होती है, रीलिंग मतलब एक तरह से उसको फोल्ड करना, तो रीलिंग जो होती है विशेष मशीनों से करते हैं। अब क्या करते हैं, कोकून में से फाइबर रेशम को निकालते हैं, फिर रेशम को फाइबर में इसकी कताई की जाती है, इसमें से अब रेशम को निकाल लिया जाता है और इसकी रीलिंग क्या करती है, कताई की जाती है, कताई मतलब कि अच्छी रेशम को वहाँ से निकाल लिया जाता है, कताई करते हैं उसको, ठीक है। अब जिस रेशम से कताई करने के बाद क्या होता है, इस रेशम से क्या धागे प्राप्त करना शुरू होते हैं, अब धीरे धीरे उसको धागे निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और आखिर में क्या होता है जब धागे बनते हैं, अब बुनकर जो कपड़े का जो निर्माण करते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनको बुनकर बोलते हैं। अब बुनकर क्या करते हैं, रेशम के इन्हीं जो धागे पर जो निकाल ली गई इन्हीं धागे से फिर आगे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपका लेसन भी खत्म हो जाता है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिसको आप अपनी कॉपी में मेरे को लिखिए और उसके फोटो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक रहेगा कि रेशम की खोज किस प्रकार से होती है, तो रेशम की खोज के बारे में आप सुन लें। रेशम की जो खोज हो वो चीन के लिए जानी जाती है, चीन जो आपका कंट्री वहीं पर इसके साथ कहा जाता है कि रेशम की खोज वहीं होती है। तो वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था हुआंगटी, ठीक है, और हुआंगटी की जो सामग्री थी, उनकी जो रानी थी उसका नाम था लिजुंगची, ठीक है, इनके नाम चीन में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में क्या शहतूत का जो वृक्ष था उसकी पत्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो उन्होंने जानने का प्रयास किया कि अपने जो शहतूत की पत्तियों की जो पेड़ है इस प्रकार से खत्म क्यों हो रही। तो उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे कृमि और शहतूत की पत्तियों को खाकर धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि जो आसपास जैसे ये कोकून बनने की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कोकून क्या करते हैं, इसी पत्ती पर कोकून बनने की प्रक्रिया होती है। अब उनको ये पता नहीं था कि वास्तव में क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ बन रहा है, क्या जानो क्या ये जीव है, ठीक है। अब संयोग से क्या हुआ कि एक जो कोकून था पूरा वो कहीं से मतलब कहीं से होकर पत्ती से कहीं गिर के उनकी चाय में गिर गई, ठीक है, चाय के प्लांट। अब कोकून था, अब चाय गर्म थी, अब अभी आपकी बात होती कि जब इनके कोकून को इस केटल में सर्व करना था वो गर्म करना, तो चाय में क्या हुआ कि जो कोकून था इसका बाहर का जो वो अलग हो गया, कीट वो अलग हो गया। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो नाजुक से धागों का जो गुच्छा जो बन गया, क्योंकि रेशम का धागा पूरी तरीके से बना गर्म होने के बाद पृथक हो जाता। अब यहाँ से जब पृथक हो गया तो उन्होंने देखा कि बहुत बारीक से बारीक जो धागे वहाँ से निर्माण, तो वहीं से क्या हुआ, वहीं से रेशम उद्योग का जो चीन में आरंभ हो गया। अब बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, चीन के जो लोग थे उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसकी खोज हुई उसको बहुत गुप्त बनाने का कि इसकी जानकारी अपन दूसरे देश में नहीं देखी, तो इसका अपन व्यापार करेंगे, अपन बाहर देश को इसको व्यापार निर्यात बहुत सारे पैसे कमाए, पर व्यापारी लोगों का और इसके अलावा यात्रियों का आना जाना हुआ, तो फिर क्या होगा, इसकी खोज जो उसमें छिपी नहीं और दूसरे देशों में भी प्रस्तुत हो गया। और बाद में जिस रूट से व्यापारी और जो ये यात्री रूट से जिन्होंने चीन तक आना जाना किया, तो उस रूट को आज भी सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट मतलब रेशम का मार्ग आज भी ये कहा जाता है, ठीक है। तो वहीं से रेशम की खोज हुई थी, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से आप देखें, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछें, बुक को साथ में रखें, देखें कुछ भी समझ में आए तो पूछें, ठीक है। और होमवर्क आप टाइम करते रहें। थैंक यू।